नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसमें जो नेताओं का आना जाना लगा रहता है और ये एक सामान्य प्रक्रिया पार्टियों में और लोगों मतदाताओं के बीच में भी है कि हरियाणा में खासकर दल बदल को कभी बुरा नहीं माना गया। एक नेता पार्टी छोड़ता है, दूसरी में जाता है, मतदाता उसको चुनते हैं, उसको फिर विधायक बना देते हैं, सांसद बना देते हैं और वो लोगों की नज़रों में भी चढ़ा रहता है। कभी कभी दांव गलत हो जाते हैं तो व्यक्ति राजनीति के हाशिए पे चला जाता है। जब तक किसान आंदोलन चला है और ये जो गतिरोध है किसानों के बीच और सरकार के बीच, जो ये गतिरोध मजबूत होता जा रहा है, नेताओं में बेचैनी बढ़ती जा रही है और ख़ासकर जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, राजनेता हैं, उनकी बेचैनी का जो सत्र है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कोई भी नेता जो अभी सत्ता में बैठा है उसको ये चिंता सता रही है कि क्या मैं दूसरी बार सत्ता में आऊँगा, और जो नेता हार चुका है, जिसकी निगाहें विधानसभा चुनाव पे टिकी हुई हैं, उसको ये बेचैनी है कि मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी का क्या उस समय तक ये गणित रहेगा, क्या लोगों में चढ़ी रहेगी, आज के समय में समीकरण क्या हैं जो मेरा फ्यूचर ठीक कर सकते हैं। तो इन सहूलियतों के हिसाब से बहुत सारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया है, जिसमें कई लोग तो चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और उनकी समय समय पे हम चर्चा भी करते आए हैं। लेकिन आज का जो पूरा एपिसोड है वो प्रोफेसर संपत सिंह के एक पत्र पर आधारित है और उनको ये जो समय मैं आज दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रोफेसर संपत सिंह जी ने जो लिखा है और आज के समय में जो घट रहा है वो हम सब की समझ को 2024 तक लेकर जाएगा। क्योंकि प्रोफेसर संपत सिंह को ये सामान्य नेता मेरी नज़र में नहीं हैं। भले ही वो 2019 में उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट ना दी हो, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में वो गए हों और उसके बाद से उनकी जो बेचैनी है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रोफेसर संपत सिंह जी ने जो लिखा है और प्रोफेसर संपत सिंह जी जो कदम आगे आने वाले समय में उठाना चाहते हैं या उठा रहे होंगे, निश्चित तौर पे वो हरियाणा की राजनीति में एक प्रभावित कदम होगा और भविष्य को समझने में हमारी मदद करेगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखें और इसके बाद अपने जो सुझाव हैं जो हमेशा आप देते आए हैं वो भी ज़रूर दें। दोस्तों, अगर आप संपत सिंह के राजनीतिक कैरियर पर नज़र डालें तो चौधरी देवीलाल उनको राजनीति में लेकर आए थे। भट्टू हलके से चुनाव लड़ते हुए एक दिन अचानक ही दूसरे गेट से चौधरी देवीलाल की गाड़ी प्रवेश करती है नामांकन के समय और वहाँ पर उनकी मुलाकात प्रोफेसर संपत सिंह से होती है और वो मुलाकात हरियाणा की राजनीति में प्रोफेसर संपत सिंह का आना तय करती है। विधानसभा में जो उपचुनाव होते हैं चौधरी देवीलाल की सीट छोड़ने की वजह से, 1977 में चौधरी देवीलाल के साथ जुड़ने वाले प्रोफेसर संपत सिंह ने इतनी हैसियत इस दौरान बना ली थी 3 साल के अंदर कि चौधरी चरण सिंह की नज़र में भी संपत सिंह एक अच्छे उम्मीदवार भट्टू हलके से हो सकते थे। हालांकि भट्टू हलके से जो 1980 में उपचुनाव हुआ उसमें प्रोफेसर संपत सिंह जीत नहीं सके, उनको हार नसीब हुई और इस हार की वजह से उनका राजनीतिक ग्राफ कोई गिरा नहीं। इसके बाद उन्होंने राजनीति की बहुत सीढ़ियाँ चढ़ी और वो 6 बार भट्टू से, फतेहाबाद से, नलवा हलके से विधायक रहे। 2 विधानसभा के चुनाव वो अभी तक हारे हैं और 2 लोकसभा के चुनाव उन्होंने जीवन में हार का सामना करना पड़ा है। 2009 में लोकदल की टिकट पर जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उसमें उनको हार मिली थी, उसके बाद उन्होंने इनेलो पर कई आरोप लगाए और चौधरी देवीलाल के परिवार से जो उनका नाता था, चौधरी देवीलाल के परिवार से उन्होंने जो राजनीति में अथाह सफलताएं हासिल की थी, उसको ये टूटने का अब समय आ चुका था। और 2009 में उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ मिलकर उनके साथ तालमेल करके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। इसके बाद उनको नलवा हलके की टिकट मिली, वो चुनाव जीते, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन हिसार हलके में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा उनकी पैरवी करते थे और उनकी बातों की कभी ना नहीं होती थी।
मैंने उस दौरान भी रातों रात एसपी बदलते हुए देखे हैं, सिर्फ संपत जी की एक छोटी सी नाराज़गी की वजह से। तो पूरा मान सम्मान उनको रहा। लेकिन 2019 आते आते ऐसा कुछ घट गया, और इतना कुछ घट गया कि संपत सिंह जी को कांग्रेस भी छोड़नी पड़ी। और इसका कारण ये था कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में आ चुके थे और उन्होंने संपत जी को कहीं से टिकट नहीं लेने दी, यानी कि संपत जी कहीं से टिकट हासिल करने में सफल नहीं रहे। इसके बाद उन्होंने महम की रैली में अमित शाह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और तब उन्होंने कहा कि वो आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई को हरवाएंगे और सोनाली फोगाट का चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि इस पर भी संपत जी खरा नहीं उतर पाए और सोनाली फोगाट नहीं जीती, कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीत गए। और इस दौरान फिर प्रोफेसर संपत सिंह को ये उम्मीद थी कि उनकी राजनीतिक कद को देखते हुए, उनकी समझ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उनको कोई पद देगी या कोई चेयरमैन ही दे सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं के बारे में सोचने का बहुत ज़्यादा वक्त कभी होता नहीं, इसलिए प्रोफेसर संपत सिंह जी को भी कुछ मिला नहीं। इसके बाद किसान आंदोलन आया और प्रोफेसर संपत सिंह जी ने पहले दिन से ही किसान आंदोलन का समर्थन करने का फैसला किया, क्योंकि राजनीतिक लोगों के पास भविष्य को सूंघने की अक्षमताएं होती हैं और प्रोफेसर संपत सिंह जैसे लोगों के पास थोड़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा राजनीतिक उनका अनुभव रहा है। वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वो गृह मंत्री रहे हैं, और राजनीति के बहुत सारे राज उनके सीने में दफन हैं। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भी किसान आंदोलन का समर्थन करना जारी रखा। अब ओपी धनखड़ जी जो हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कार्यकारिणी का गठन किया, तो उनको राज्य कार्यकारिणी में लिया और इसका ईमेल उनको किया। तो ईमेल के बदले में प्रोफेसर संपत सिंह जी ने आज लिखा है, जो आप सब लोगों ने देखा होगा। उनका कहना है कि जब तक बंदूकों के साए में हैं और जब तक प्रदेश भाजपा के नेता कोई कार्यक्रम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह की कार्यकारिणी का कोई मतलब नहीं है, वो इस पद को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की मांगें पूरी करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी से अपील की है। और इसी के साथ ये तय हो चुका है कि प्रोफेसर संपत सिंह जी का जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सफ़र है, अब वो समाप्त होने की अंतिम स्टेज पर है। सिर्फ मौका और परिस्थितियां तय करेंगी कि वो अपनी पुरानी इनेलो में लौटेंगे या फिर कांग्रेस में लौटेंगे। अपनी सहूलियत, सुविधाएं और वादों को देखते हुए नेता इसका चुनाव करते हैं। प्रोफेसर संपत सिंह जी के बारे में मैं उनको 2007 से जानता हूं, और जिस तरह अमून पत्रकार बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं के जाते रहते हैं, और 3-4 नेता मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को भी एक होमवर्क करके जाना पड़ता है कि नेता से सवाल करते हुए हमारे पास खुद के पास तथ्य होने चाहिए। उनमें से प्रोफेसर संपत सिंह जी भी वैसे ही नेता हैं जिनमें होमवर्क करना पड़ता है पत्रकारों को पूछते हुए, क्योंकि फैक्ट एंड फिगर के मामले में ये लोग भी अपना पूरा होमवर्क करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं। तो प्रोफेसर संपत सिंह जी से जब भी हमने सवाल पूछे हैं, तो निश्चित तौर पे वो तैयारी के बाद ही हम उसमें सक्षम हो पाए हैं। बहुत ही विद्वान नेता हैं और बहुत पढ़े लिखे नेता हैं। अब सवाल जो जिस मूल बात पर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ और जहाँ तक मैं आपको पहुँचाना चाहता हूँ, वो बात यह है कि प्रोफेसर संपत सिंह जी ने राज्य कार्यकारिणी के पद को अस्वीकार जो किया है, इस अस्वीकार्यता का क्या मतलब है? मेरी नज़र में इस अस्वीकार्यता का ये मतलब है कि जो किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जो बेचैनी है, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिनकी निगाहें विधायक अगले 2024 के चुनाव पर टिकी हुई है, उनकी बेचैनी अब बाहर निकल कर सामने आ रही है। और जब प्रोफेसर संपत सिंह जैसे सुलझे हुए नेता, मजबूत नेता और राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी जब इस तरह के फैसले लेने लग जाएं, तो ये एक भगदड़ का इशारा करती हैं। और ये भगदड़ जो है, ये आने वाले समय में मचने वाली है। और इस भगदड़ का फ़ायदा किसे मिलेगा, इस पर आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। मुझे लगता है कि इससे कुछ नेता मौका देखकर कांग्रेस की तरफ निकलेंगे, और अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने जो पुराने लोग हैं उनको अगर संभालना शुरू किया,
तो हो सकता है प्रोफेसर संपत सिंह आने वाले दिनों में अपनी मूल पार्टी इनेलो की तरफ जाएं। लेकिन वो जिस तरह से संबंध खराब करके गए थे, वो उसको देखते हुए थोड़ा सा अनुकूल माहौल नहीं लगता है। लेकिन राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा कहते हैं कि कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, तो हो सकता है कि ओम प्रकाश चौटाला जी खुद इसकी पहल करते हुए प्रोफेसर संपत सिंह जी की घर वापसी करवा दें। लेकिन इसका जो पूरा खामियाजा है इस भगदड़ का, इस बेचैनी का, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक नुकसान पहुंचाने वाला है। और समय अब ये आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो किसानों और सरकार के बीच में जो गतिरोध बना हुआ है उसको तोड़ने का काम करें, इस मुद्दे को ख़त्म करने का काम करें, नहीं तो आने वाले समय में ये जो नुकसान है ये बढ़ता जाएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें दोस्तों। आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इस पूरे जो नेताओं की बेचैनी है इसको मेंटेन कर पाएगी, या वो जो हवा है, जो एक गर्म हवा है, उसमें क्या झुलसने के आसार बने हुए हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हरियाणा की इस राजनीतिक यात्रा में हमारे साथ शामिल रहें। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।